गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 8 का हिंदी लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। उसके पहले बता देते हैं कि आप लोग को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 3 चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर PDF के द्वारा भेजे हैं। तो आप लोग ज़रूर से उसको कॉपी में लिख कर उसको याद भी करना है, सारा क्वेश्चन आंसर लिखना है और याद भी करना है। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो चैप्टर 4 है विस्तृत संकुचित परिवर्तित शब्द। तो बता दें कि इसके लेखक का नाम क्या है पहले। तो ये स्टोरी जो कि अब ध्यान से सुनना है। तो लेखिका है इंदुमती। ये इंदुमती लेखिका ये लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरह छोटा सा गुब्बारा हवा भरने पर फैल जाता है, हवा निकालो तो सिकुड़ जाता है, इस तरह घटिया कपड़ा पानी में डालने पर कभी तो सिकुड़ जाता है और कभी फैलकर लंबा चौड़ा हो जाता है। तो इसमें लेखिका बता रही है कि जब भी हम गुब्बारा यानी बैलून को फुलाते हैं तो हवा उसमें भरने पर क्या होता है, वो फैल जाता है। और वही हवा अगर निकाल देते हैं तो क्या करता है, वो सिकुड़ जाता है। उसी तरह घटिया कपड़ा को पानी में डालेंगे तो वो सिकुड़ जाएगा, कभी फैलकर लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐसी ही बात कुछ शब्दों के अर्थ पर भी घटती है। किसी किसी शब्द का अर्थ प्रयोग होते होते सिमट जाता है तो इसके विपरीत किसी का अर्थ फैल जाता है। हाँ, घटिया कपड़े के उदाहरण से यह मान बैठना कि ये शब्द अन्य शब्दों के मुकाबले घटिया होते हैं। आप जानना चाहेंगे कि क्या सभी शब्दों के अर्थ सिकुड़ते और फैलते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, ऐसा कुछ ही शब्दों में होता है। कुछ उदाहरण में बात समझ में आ जाएगी। हिंदी का एक शब्द क्या है, तेल है। तो यहाँ पे लेखिका बोल रही है कि चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा समझाया जा रहा है जो कि आपको समझ में आ जाएगा। यह संस्कृत के तैल तत्सम शब्द का तद्भव रूप है। इसका मूल अर्थ क्या होता है, तिल का विकार। मोटे तौर पर तिल को निकाले हुए चिकने द्रव को कहेंगे तेल। मतलब तिल से जो भी तेल निकलता है तो उस चिकने द्रव को क्या कहेंगे हम लोग, तेल। लेकिन हम देखते हैं कि केवल तिल से निकलने वाले द्रव को ही तेल नहीं कहा जाता। तो ये सही बात है कि तिल से निकलने वाले को भी तेल नहीं कहा जाता, और भी है जिससे तेल निकलता है। आज तो सरसों, अलसी, मूंगफली, नारियल या बिनोलो के भी निकाला हुआ द्रव भी तेल ही कहलाता है। तो इन सब से भी तेल को निकाला जाता है। केरोसिन ऑयल को मिट्टी का तेल कहते हैं। अक्सर तो केवल तेल ही कह देते हैं। जैसे मिट्टी का तेल होता है, सरसों का तेल होता है, तो सबको हम लोग तेल ही कह देते हैं। तो सब एक तेल के रूप में ही गिनती आता है। जैसे राशन की दुकान पर तेल मिल रहा है तो हम लोग जैसे से कभी खरीदने जाते हैं या राशन से तेल मिलता है तो बोलते हैं कि आज तेल मिल रहा है, चले जाओ। कभी कभी ये नहीं बोलते हैं कि क्या मिल रहा है, लेकिन समझ में आ जाता है कि हाँ, केरोसिन तेल मिल रहा है। इतना ही नहीं, डीजल और पेट्रोल को भी तेल ही कहा जाता है। जैसे चलो पेट्रोल पंप में गाड़ी में तेल डलवा दे। तो ये सब कहावत है कि जो कि हम लोग तेल के हिसाब से ही बोल देते हैं कि आज तेल डलवाना है। यह बात यहीं तक रह जाती है, गनीमत थी मुहावरे में तो तिल, मूंगफली और सरसों का ही नहीं, आदमी का भी तेल निकाल लिया जाता है। तो पहले तो हम लोग तेल के बारे में बोल रहे थे, अभी है यहाँ पर क्या, आदमी का भी तेल निकाल लिया जाता है। किसी से कड़ी मेहनत करवाए तो वह कहेगा तुमने तो मेरा तेल ही निकाल दिया। अगर किसी से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, मेहनत करवा रहे हैं, तो वो भी बोल देता है गोया वह आदमी न हो, कोलू में जाने योग्य तिल सरसों जैसी कोई चीज़ हो। इस उदाहरण में तेल शब्द के अर्थ का फैलाव हुआ है। तो ये जितना सारा अभी लेखिका बताई उसमें क्या हो रहा है, तेल के बारे में ही हो रहा है कि तेल को हम लोग सब तरह का रूप में भी इसको हम तेल ही बोल देते हैं। तेल का अर्थ तिल का विकार तक ही सीमित नहीं रह गया है। प्रवीण शब्द को लीजिए। यह शब्द बिना शब्द से पहले प्र उपसर्ग जुड़कर बना है। मूल रूप में प्रवीण शब्द का अर्थ है बीना बजाने में निपुण, जो बिना बजाने में निपुण हो, यानी उनका पूरा ज्ञान हो। लेकिन आज तो किसी भी विद्या या काम में निपुण व्यक्ति को प्रवीण कह दिया जाता है। जैसे गणित में प्रवीण हो, चित्रकला में प्रवीण हो, कढ़ाई बुनाई में प्रवीण हो,
चर्मकारी में प्रवीण हो, इतना ही नहीं झूठ बोलने में प्रवीण हो, धोखेबाज में प्रवीण और जाने क्या क्या। तो सब में आदमी बोल देता है कि ये इस चीज़ में प्रवीण है, मतलब बहुत तेज़ है, चित्रकला में, गणित में, कढ़ाई बुनाई, यानी कि कोई कोई होता है कि झूठ बोलने में भी बहुत प्रवीण होता है, तेज हो जाता है, धोखेबाजी में भी प्रवीण हो जाता है और ना जाने क्या क्या करता है। यह दूसरी बात है कि प्रवीण कहलाने वाला वह निपुण व्यक्ति भले ही बिना बजाने का क ख भी नहीं जानता है। तो बोल देते हैं हम लोग कि ये प्रवीण है, लेकिन पता चलता है कि उसको कोई चीज़ का अच्छी तरह से जानकारी नहीं हो, फिर भी उसको लोग निपुण बोल देता है। मंडप शब्द देखिए, अब यहाँ पे लेखिका मंडप शब्द को बता रही हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है जहाँ माड़ पिया जाए। वह स्थान विवाह मंडप से आपने देखा ही होगा। प्राचीन काल में जहाँ राजसभा होती थी उसे सभा मंडप कहते थे। तो पहले जहाँ पे प्राचीन काल में जहाँ राजसभा होती थी उसको राजसभा मंडप कहते थे, लेकिन न तो राजा के सभा मंडप में मार का एक बूंद पी जाती थी, न विवाह मंडप में, फिर इन्हें मंडप क्यों कहा गया। तो यहाँ बोल रही हैं कि वो राजा के सभा मंडप में मार का एक भी बूंद नहीं पिया जाता, तो क्यों इसको बोला जाता है विवाह मंडप। बात यह है कि वैदिक काल में यज्ञ बहुत बार कई कई दिनों तक चलते थे। पहले ये वैदिक काल में क्या होता था, यज्ञ जो होता था वो बहुत दिन तक चलते रहता था। लंबे समय तक यज्ञ की अग्नि के पास बैठने वाला लोग यज्ञ की समाप्ति पर पत्र पुष्पों से सुसज्जित स्थल पर बैठकर चावल का ठंडा मार पीकर गर्मी और थकान मिटाते थे। तो जहाँ पर जो लोग बैठते थे वहाँ पे फूल पत्ती से सजाकर पूजा स्थल पर बैठकर उस थकान को मिटाते थे, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ मंडप। बाद में कपड़े आदि का बना हुआ उस आकृति का हर ढांचा मंडप कहलाने लगा। तो बाद में धीरे धीरे कपड़ा से बनाया गया, उसको भी मंडप का आकार दिया गया, चाहे वह मार की एक बूंद भी न पी जाए। इस तरह मंडप शब्द का अर्थ विस्तार का ही एक उदाहरण हुआ। कोई आपसे पूछे कुशल शब्द का क्या अर्थ है, तो आप क्या कहेंगे। अगर कोई अचानक पूछे कि कुशल क्या है, कुशल शब्द का अर्थ क्या है, तो आप फौरन कहेंगे निपुण या होशियार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुशल शब्द का मूल अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कुशा, यानी कौश लाने वाला। चौंक गए ना। वास्तव में विद्याओं में कुशल प्रबंध करने में कुशल या बात करने में कुशल व्यक्ति का काश लाने से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है, फिर इन्हें व्यर्थ ही कुशल क्यों कहते हैं। तो इसमें लेखिका बता रही है कि कुशल का अर्थ क्या होता है। तो अगर अचानक किसी से पूछा जाए तो उसमें क्या बोला जाएगा, निपुण या होशियार। लेकिन कुशल शब्द का मूल अर्थ है कुशा, यानी काश लाने वाला, चौंक गए। प्रबंध करने में कुशल या बात करने में कुशल व्यक्ति को कौश लाने से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं रहता है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। प्राचीन भारत में वनों में गुरुओं के आश्रम होते थे, शिष्य वहीं रहकर विद्याध्ययन करते थे। तो पहले क्या होता था, गुरु जहाँ रहते थे वहीं पर शिष्य लोग जाते थे और वहाँ पे आश्रम में विद्या उनसे सीखते थे। तब जंगल में झोपड़ियाँ ही होती थी। झोपड़ियाँ घास फूस की बनाई जाती थी। बैठने के लिए आसन कुशा से बनते थे। रस्सी बनाने के लिए कुशा की आवश्यकता पड़ती थी। तो पहले आप लोग देखते होंगे झोपड़ियाँ कैसे बनाई जाती थी, कुशा के द्वारा ही बनता था। बैठने के लिए कुर्सी भी उसी का रहता था। रस्सी बनाने के लिए भी कुशा की आवश्यकता पड़ती थी। आश्रमों में रहने वाले शिष्य ही वन में कुशा काट कर लाते थे। कुशा पैनी होती है, इसे काटना आसान काम नहीं है। यदि विशेष सावधानी न रखे तो कुशा काटते हुए काटने वाले का हाथ कटने या छिलने का डर होता है। तो जब भी उसको काटेंगे तो अगर सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे तो क्या होगा, हाथ कटने लगेगा। तो बहुत ही डर रहता है। इसे काटने के लिए चतुराई व सावधानी की ज़रूरत होती है। ऐसी चतुराई कि कुशा भी काट ली जाए और हाथ भी ना काटे छिले। तो इसको काटने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। तो ऐसा काटे कि हाथ भी नहीं कटे और कुशा भी आराम से कट जाए। ऐसी चतुराई तो बिरले ही शिष्यों में होती होगी। तो चलिए, ये बहुत लंबा स्टोरी है। अब यहीं तक आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो वो आप लोग लिखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आधा स्टोरी हम बताएंगे।
तो चलिए, धन्यवाद।